हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चर के रिगार्डिंग। और आपको मालूम है इसका अपडेट आ चुका है कि आपका 2024 में ये वैकेंसी कंफर्म आने वाली है। और साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम की एक स्पेसिफिक डेट भी आ चुकी है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। इसका मतलब है कंफर्म ये एग्ज़ाम आपका उस डेट पे होगा और साथ ही साथ इसी ईयर में, इसी साल में आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे ऐसे डाउट होते हैं जो खासतौर से जो नए कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई करेंगे, इससे पहले अभी तक उन्होंने लेक्चर के लिए कभी अप्लाई नहीं करा है, तो उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि जो भी कैंडिडेट लास्ट सेमेस्टर में या फिर लास्ट ईयर में हैं, क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इसको लेकर ऑफिशियली क्या बोला गया है वो हम समझेंगे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम जो जो बात करने वाले हैं एक बार मैं वो लिस्ट डाउन कर देता हूँ। नंबर 1 हम बात करेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशंस की। ठीक है, नंबर 2 हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। इसको लेकर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिजर्वेशन में क्या रिलैक्सेशन मिलता है एज में। ठीक है, और अदर चीज़ों में फ़ी डिटेल्स और सेंटर कहाँ कहाँ होता है इस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये क्या चीज़ है, इसमें कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि सिलेबस चेंज होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, सेम रहेगा, जो भी ऑफिशियल डिटेल है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे लास्ट ईयर सेमेस्टर वाले जो हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, रिज़ल्ट उनका नहीं आया है और अगर नोटिफिकेशन आ जाता है अभी इस बीच में, तो क्या वो अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को लेकर ऑफिशियली क्या बोला गया है वो हम देखेंगे। तो ये जो पूरा एनालिसिस होगा, ये जो पूरी डिटेल होगी वो माध्यमिक शिक्षा अनुभाग उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा नियमावली के आधार पर होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऑफिशियल होगी और बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। तो अगर आपको इस कोई भी डाउट है तो आज का अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ स्पेसिफिक डाउट, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज की पूरी डिटेल। तो एक एक करके हम देखते हैं और मैं इसमें जितने भी सब्जेक्ट बताए गए हैं उन सबको स्पेसिफिकली मेंशन करूँगा। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो आप यहाँ पर अपना देख सकते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो समाजशास्त्र वाले हैं, भूगोल वाले हैं, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र यानी कि फिज़िक्स वाले, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, गणित, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स वाले, और मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पंजाबी और बंगला, इन सभी के लिए कंबाइंड अगर मैं बात करूं तो जो क्वालिफ़िकेशन रहेगा वो सिर्फ इतना है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। इसका मतलब क्या है कि आप इंडिया के किसी भी ऑफिशियल जो भी विधि द्वारा स्थापित है उस इंस्टीट्यूट से या फिर उस यूनिवर्सिटी से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है अपना, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें सवाल आएगा कि जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं, लास्ट ईयर वाले जिन्होंने एग्ज़ाम अभी दिया है, रिज़ल्ट उनका नहीं आया, उसको लेकर क्या होगा, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और जो ऑफिशियल बोला गया उस चीज़ के रिगार्डिंग वो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है इसके लिए, और वो किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से हो सकता है। ठीक, नंबर 2 इसमें दिया गया है कि राजकीय या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से, ठीक है, या फिर महाविद्यालय से क्या होना चाहिए, LT डिप्लोमा या फिर B.Ed होना चाहिए आपका। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से। सिंपल ये 2 चीज़ें हैं, बस इतनी ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इस चीज़ में। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के लिए। और हालांकि जो अधिमान जो प्रेफरेंस होता है वो अलग बेसिस पर दिया जाता है। मान लो किसी 2 कैंडिडेट के सेम नंबर है तो उसके लिए प्रेफरेंस का क्राइटेरिया भी दिया गया होता है। जैसे कोई अगर सेना में किसी ने अपना सर्विस दिया हुआ है या NCC के सर्टिफिकेट है किसी के पास, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, वो भी हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की। तो इसमें क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक, नागरिक शास्त्र के लिए अगर आपने राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि की है तो आपका ये काम चल जाएगा। और सेम इसमें इसके साथ साथ B.Ed भी आपका होना चाहिए। ठीक, अच्छा, लेक्चर के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, CTET वगैरह का कहीं भी कोई मेंशन नहीं होता है लेक्चर के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ इस ऑफिशियल जो डिटेल्स है उसमें तो ऐसा कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपका B.Ed कंप्लीट ज़रूर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र की।
तो इसमें भी सेम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए शिक्षा शास्त्र में, इसके अलावा बीएड का आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो एक और ऑप्शन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि। तो मान लीजिए आपने एमएड किया हुआ है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र में, तो आपका काम चल जाएगा अगर आपके पास ये 2 क्वालिफिकेशन नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें ये मतलब अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये एमएड से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वह है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बात करें, सिमिलरली जीव विज्ञान में भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किससे? वनस्पति विज्ञान से या फिर जंतु विज्ञान से। क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसमें भी आपका बीएड होना चाहिए। प्रवक्ता हिंदी की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है कि हिंदी में स्नातकोत्तर, जाहिर सी बात है ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा नंबर 2, संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र, अगर ये है तो भी आपका काम चल जाएगा। और थर्ड में आपका जो बीएड है वो भी आपका होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें उर्दू के लिए, तो इसमें है सेम चीज़, उर्दू में स्नातकोत्तर और बीएड का रिक्वायरमेंट इसमें भी है। तो मतलब मेन जो आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। इसके अलावा संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में स्नातकोत्तर होना चाहिए और आपका बीएड इसमें भी होना चाहिए। तर्कशास्त्र की अगर बात करें तो तर्कशास्त्र वालों के लिए दर्शन शास्त्र में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास उपाधि होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, और इसमें भी आपका बीएड रिक्वायर्ड ही है। शारीरिक प्रशिक्षण की अगर बात करें, प्रवक्ता शारीरिक प्रशिक्षण की, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें दिया गया कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से द्विवर्षीय एमपीई, ठीक है, या फिर एमपीएड, ये जो होता है, ये जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायरमेंट है इसमें। ठीक है, तो जो शारीरिक प्रशिक्षण वाले हैं इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारा प्रवक्ता गृह विज्ञान का। और प्रवक्ता गृह विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें गृह विज्ञान विषय से आपका स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड इसमें चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संगीत गायन महिला शाखा। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसमें संगीत में यानी कि गायन विषय में स्नातकोत्तर और बीएड। नेक्स्ट है हमारा संगीत वाद्य महिला शाखा की अगर हम बात करें, ठीक है, वाद्य महिला शाखा, तो सेम उसी से कंसर्न जो संगीत वाद्य वाले, एक तो गायन वाला था एक वाद्य वाला है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड इसमें भी चाहिए। प्रवक्ता कला सामान्य शाखा की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन एवं चित्रकला यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में स्नातकोत्तर होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। प्रवक्ता वाणिज्य की अगर हम बात करें तो इसमें वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और बीएड इसमें चाहिए। इसके बाद प्रवक्ता कृषि शास्त्र, ये ऑफिशियली जितने भी जो सब्जेक्ट हैं वो लिस्ट डाउन इसमें किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। और कृषि शास्त्र की बात करें तो कृषि शास्त्र में आपका पीजी और साथ ही साथ बीएड। तो बीएड तो इसमें नेसेसिटी है, बीएड की डिग्री आपके पास है तो आपका काम बनेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो डिग्री इज़ रिक्वायर्ड फॉर बीएड। इसके बाद प्रवक्ता सिलाई महिला शाखा की बात करें तो इसमें क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि, और इसमें एक और चीज़ दिया गया है, राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से सिलाई में 2 वर्ष का डिप्लोमा। ठीक है, तो डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, प्लस आपके पास आपका एक स्नातकोत्तर भी होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि स्पेसिफिक को सिलाई में, इसमें दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि, स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो सैन्य विज्ञान की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सैन्य विज्ञान या फिर रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें दिया गया है कि बीएड होना चाहिए। अच्छा, इस वाली चीज़ में देखिए प्रवक्ता सिलाई की अगर हम बात करें तो इसमें बीएड का मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रवक्ता सिलाई की अगर बात करें, महिला शाखा की बात करें तो इसमें बीएड का मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ क्या बोला गया है 2 वर्ष का डिप्लोमा सिलाई में। इसके बाद
भूगर्भ शास्त्र की बात करें तो इसमें भी भूगर्भ शास्त्र में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए प्लस आपका बीएड होना चाहिए। और आखिर है हमारा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें भी आपका कंप्यूटर साइंस से पीजी होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड नहीं है तो ये एलटी डिप्लोमा भी होता है, वो अगर आपके पास है तो भी आपका काम चल जाएगा। वैसे जनरली बीएड वाले ही हैं ज़्यादातर। तो ये है हमारा, और ये इसमें एक और है अथवा करके, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की उपाधि यानी कि MCA, काफ़ी लोग MCA करते हैं, तो अगर आपके पास ये भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये थे स्पेसिफिक डिटेल आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि आयु गणना की निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2020, ये पहले का नोटिफिकेशन है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, और साथ ही साथ जो ऑफिशियल जो माध्यमिक शिक्षा अनुभाग की तरफ से जो पूरा डिटेल्स दी गई है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, उसमें भी ये चीज़ मेंशन किया गया है कि जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2020 से ही होगा किसी भी नोटिफिकेशन के लिए, किसी वैकेंसी के लिए। अगर यूकेपीएससी वो वैकेंसी निकाल रहा है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो वो 1 जुलाई 1 जुलाई से ही लागू होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, भले ही वो नवंबर में आए, वो दिसंबर में आए, मतलब इस साल का नोटिफिकेशन 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो किसी भी मंथ में आ जाए, लेकिन उसका जो एज क्वालिफिकेशन कैलकुलेशन है वो कहाँ से होगा, 1 जुलाई से होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्क करता है ऐसे कि हर एक ईयर के लिए वो 1 जुलाई को ही आएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आए, चाहे वो नोटिफिकेशन शुरुआती साल में आए या फिर बीच में आए या फिर वो लास्ट में आए, लेकिन आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जुलाई 2020 से ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आयु की गणना है वो निश्चायक तिथि 1 जुलाई से होगी, यानी कि ये इस बार क्या हो जाएगा, ये 1 जुलाई 2024, ठीक है। तो 1 जुलाई 2024 से ये कैलकुलेट होगा, और मिनिमम आपका 1 जुलाई 2024 तक अगर 21 साल या उससे बड़ा आपका एज हो चुका है, ठीक है, 21 साल प्लस, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, और 42 वर्ष या फिर उससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2024 तक आपको 21 साल का होना है, ठीक। चाहे नोटिफिकेशन दिसंबर में भी आता है तो भी आपका कैलकुलेशन 1 जुलाई से ही होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं कि आप 21 साल के हुए हैं या नहीं, जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो उनके लिए है ये। और जो अपर एज लिमिट में है वो 42 साल या फिर उससे कम होना चाहिए। अगर 1 जुलाई को अब आपका एग्जैक्ट 42 भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, और उससे कम है तो आप कर ही पाएंगे। तो ये था हमारा एज को लेकर पूरा डिटेल। अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन को लेकर। अब हम बात करें रिजर्वेशन की, तो जो उच्च आयु सीमा है, ठीक है, उसमें क्या क्या छूट मिलता है रिजर्वेशन के अंदर, तो उसको यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके लिए जो आयु सीमा में छूट होगी वो 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है, यानी कि छूट होगी, ठीक। और विकलांग अभ्यर्थियों की बात करें तो इनके लिए जो मैक्सिमम रिलीफ होगा वो 10 साल का होगा, ठीक है, किसमें, अधिकतम आयु सीमा में, यानी कि 42 वर्ष की जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें 10 साल का एक्स्ट्रा इनको छूट मिल सकता है विकलांग लोगों के लिए। और जो SC ST वगैरह, SC ST और ये उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग वाले जो हैं उनके लिए 5 साल का ये रहने वाला है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट रहेगा, यानी कि 42 में आप 5 ईयर्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक हैं अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, और यदि परिणामजन्य आयु इस पद सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विविध अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है, मैक्सिमम 3 होना चाहिए। अगर उन्होंने इतना मतलब इतना ले सकते हैं वो जितनी भी सर्विस दी है उन्होंने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है, मतलब लेकिन वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जो EWS वाले हैं उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो उनको इस तरह का कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आपके कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं फ़ी डिटेल्स और एग्ज़ाम सेंटर और अदर चीज़ों की। तो ये रहा आपका फ़ी डिटेल का पूरा यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। तो अनरिजर्व्ड आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर हैं उनके लिए, और साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग में जो आते हैं तो उनके लिए जो फीस रहेगा वो सेम रहेगा 176.55 रुपीज़। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन दोनों कैटेगरीज़ के लिए रहेगा 86.55। दिव्यांग लोगों के लिए रहेगा 26.55। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या फिर राजकीय गृहों में अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं रहेगा। तो ये बेसिक यहाँ पर फ़ी क्राइटेरिया है आपका फॉर्म भरने का, जो फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये था इसमें। देखिए एग्ज़ाम सेंटर्स की अगर बात करूँ तो इसमें जो पूरे उत्तराखंड में अलग अलग सेंटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, पूरी की पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 20 सेंटर्स बनाए जाते हैं वैसे भी हमेशा। तो इन 20 सेंटरों पर आपका एग्ज़ाम होगा और अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप ड्यूरिंग द एप्लीकेशन जब आप उसको भर रहे होंगे तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, इसमें बोला गया है कि पुरुष अभ्यर्थी जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो केवल सामान्य शाखा से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो दोनों शाखाओं से कर सकती हैं। जैसे महिला और सामान्य शाखा दोनों होते हैं तो दोनों से ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा, जो प्रोसेसिंग शुल्क है या जो प्रोसेसिंग फ़ी है आपका वो फिर अलग अलग लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एक एग्जांपल दिया गया है कि एक सामान्य श्रेणी की महिला प्रवक्ता हिंदी के लिए आवेदन करना चाहती हैं और साथ ही साथ वो इंग्लिश के लिए भी क्वालिफाइड है, मतलब उन्होंने इंग्लिश से भी पीजी करा है, हिंदी से भी करा है, और मतलब वो क्वालिफिकेशन रखते हैं दोनों के लिए, और वो दोनों के लिए चाहते हैं और दोनों ही शाखाओं से दोनों सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो उनका जो प्रोसेसिंग फ़ी होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप दोनों से अप्लाई कर रहे हैं और 2 विषयों से कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सामान्य शाखा के लिए दोनों विषयों का अलग अलग शुल्क पड़ेगा और महिला शाखा के लिए अलग अलग। ये महिला कैंडिडेट्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स की। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, जो भी नए कैंडिडेट हैं खासतौर से उनके लिए अगर मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो 2 फेजेज़ में एग्ज़ाम होगा। वैसे तो 3 फेजेज़ में होता है, लेकिन मैं अगर बात करूँ रिटन एग्ज़ाम्स की या फिर जो आप सेंटर पर जाकर जिसका एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, उनकी अगर बात करूँ तो ये 2 फेजेज़ में होगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होंगे आपके, जिसमें पहला जो है वो होगा आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। ठीक है, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा या फिर प्री एग्ज़ाम्स भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका जो पैटर्न है वो समझ लीजिए, शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य अध्ययन इसके क्वेश्चन होंगे। बाकी डिटेल सिलेबस आपको अगर आप बोलेंगे तो इस पर एक वीडियो आ जाएगी या फिर आपको इसकी जानकारी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और वैसे ये ऑफिशियली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो पूरा 2024 का ये ऑफिशियल जो दिया गया है डिटेल वो यूकेपीएससी की वेबसाइट से लिया गया। तो यही पैटर्न आपका कंफर्म रहने वाला है इस बार भी। 150 प्रश्न होंगे इसमें और मैक्सिमम आपके 150 मार्क्स ही होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा। 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा, 120 मिनट्स का। नेगेटिव मार्किंग होगा जैसा कि सभी एग्ज़ाम में होता है, और नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/4 होगा। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत होने पर अगर आप उसको आप गलत मार्क कर लेते हैं तो वो आपका 1/4 कट जाएगा, किसी मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो ये है आपका पहले प्री एग्ज़ाम का पैटर्न। सिंपल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिंपल ये है कि 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। बाकी सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीएस आएगा आपका। ठीक है, उत्तराखंड का जीके आता है, और इसके अलावा जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रीजनिंग के, और सामान्य हिंदी। ठीक, तो ये रहने वाला है आपका एक बेसिक पैटर्न प्री एग्ज़ाम का। मेंस की बात करें तो उसको भी एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
तो देखिए ये है आपका ऑफिशियल जो मेंस एग्ज़ाम होगा जब आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद ये वाला एग्ज़ाम होगा। एक और चीज़, जब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो मैं बात करूँ मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो 200 प्रश्न होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। 180 मिनट्स का आपके पास टाइमिंग रहेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। बाकी इसके सिलेबस की बात करें तो पूरा डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये था इसका पूरा पैटर्न, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने बोला था कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए जो आप एग्ज़ाम देंगे, क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा के विषयवार लिखित परीक्षा हेतु उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूनतम आहार्य अंक है यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो कितने रहने वाले हैं। देखिए अनारक्षित जे से जो रिलेटेड हैं, अनरिजर्व्ड वाले जो हैं, वो 45% अगर मार्क्स अचीव करते हैं तो ही यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है वो प्रिपेयर होगा, ठीक। और आर्थिक रूप से कमजोर, मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 40%, ये मेरिट लिस्ट की बात नहीं करी जा रही है यहाँ पर, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की अगर बात करें तो 40%, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो 40%, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इन सब की अगर हम बात करें तो ये है 35%। तो ये सिंपल है कि आपको मिनिमम 35% इस कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, और अनरिजर्व के लिए 45%। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो जो भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर यहाँ पर वो लिस्ट डाउन किए गए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। एक तो हाई स्कूल का आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रमाण पत्र और अंक तालिका। सिमिलरली इंटरमीडिएट, ठीक है, स्नातक उपाधि की आपके पास अंक तालिका और उपाधि होनी चाहिए, और स्नातकोत्तर की उपाधि एवं अंक तालिका। हालांकि जो नोटिफिकेशन है उसमें ये मेंशन किया गया। अभी मैं आपको एक क्लैरिटी दे देता हूँ कि जैसे आपका क्वेश्चन अगर ये है कि जो लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो इसका सिंपल आंसर यही है कि हाँ कर पाएंगे, लेकिन जो उनका मार्कशीट है वो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 10 दिसंबर आपका लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने का, ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो 10 दिसंबर से पहले पहले अगर आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट आ जाता है, डिग्री नहीं भी आई है तो भी अगर फाइनल ईयर का मार्कशीट आता है तो आपका काम चल जाएगा। इसको लेकर ऑफिशियली क्या कहा गया है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको देख लेते हैं। तो स्नातक की उपाधि और आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा सभी सेमेस्टर और सभी ईयर की, ठीक है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा स्नातकोत्तर की उपाधि और अंक तालिका चाहिए, एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड का चाहिए, ठीक है। और अधिमान अर्हताओं संबंधी प्रमाण पत्र, इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपके पास, सी है, या फिर और एनएसएस सी सर्टिफिकेट है, या जो भी है अधिमान अर्हता है, ठीक है, या फिर जो आपका एक्स सर्विसमैन या फिर जो भी आपके सेना में सर्विस वाले हैं, ठीक है, अधिमान अर्हता जो भी हैं, ठीक है, उन सब का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जो आप मेंशन करेंगे, जो आप जिसका दावा कर रहे हैं, ठीक है। स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मतलब अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो अगर आपने वो मेंशन करा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको, और आरक्षण का ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी जो भी हैं उनके लिए होना चाहिए। तो मतलब आप जो भी वहाँ मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं, यानी कि एलटी डिप्लोमा आपके पास, पीजी का मार्कशीट फाइनल सेमेस्टर का कम से कम, और ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक बार ये क्लियर कर देता हूँ कि जो फाइनल सेमेस्टर या जो फाइनल ईयर में कैंडिडेट्स है उनके लिए क्या चीज़ें बोली गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, जैसा कि मैंने बताया था, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तथा विज्ञापन
अंतिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह तिथि मानी जाएगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, जो मैंने बोला, जो फाइनल सेम का मार्कशीट का रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होगा, के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन करें। ठीक है, डिग्री की बात नहीं कही गई है, मार्कशीट अंक पत्र की बात की गई है। ठीक है, तो विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर ये निरस्त किया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आई होप यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा। जिसने अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिए हैं या जिसका हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा है या होने वाले हैं और उनको लगता है कि आपका नोटिफिकेशन से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नोटिफिकेशन के एक दिन भी ओवर हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सिंपली। तो ये एक सिंपल इसका आंसर है कि हाँ भर सकते हो, लेकिन आपका डेट जो है वो मेंशन आपका लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप मैंने इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मेंशन करी हैं, और फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं या आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी मेजर चीज़ें थी जिसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है या जिसको लेकर डाउट रहता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया है। कोई डाउट है नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।